आज की जो हमारी नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो उस वक्त मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि बाकी की जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो कहीं ना कहीं रिलेट करती है, एक्सप्लेन करती है और भी ज्यादा किसको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को, मतलब क्या, सॉरी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को, क्योंकि वो जो चेंज आया है उससे और क्या और किन किन चीजों में फर्क आता है वो यही एक्सप्लेन करता है। तो वहां पर पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है बच्चों? आप लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी होगी। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड is that temperature at which its vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर उसका जो वेपर प्रेशर है, किसका वेपर प्रेशर, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ा था। और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसकी वजह से हुआ था? व्हेन यू ऐड नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट तो हम वोलेटाइल लेकर चल ही रहे थे, लेकिन सोल्यूट की बात हो रही थी कि सोल्यूट हम लोगों ने क्या लिया था, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिया था। और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आने की वजह से जो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था वो कम हो गया एज कंपेयर टू प्योर सोल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्वेंट। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो हमें तो क्या करना है, वेपर प्रेशर ज्यादा चाहिए ना हम लोगों को, वेपर प्रेशर, मुझे वेपर प्रेशर को बढ़ाना है। तो वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर ज्यादा देंगे। टेम्परेचर ज्यादा देने का मतलब क्या है, आप उसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना शुरू कर दोगे, यानी कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, किसका, सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो प्योर सोलवेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि प्योर सोलवेंट शुरू में क्या था, आप प्योर सोलवेंट जब था तो वो वोलाटाइल इन नेचर था, इजीली वेपोराइज हो रहा था। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट उसके अंदर ऐड किया, तो ऐड करने से वेपर प्रेशर में कमी आ गई। तो उस वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए आपको क्या बढ़ाना पड़ा, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना पड़ा। बस इतनी सी कहानी है किसकी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, कि जब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, या फिर आप दूसरे वे में बोलें कि जब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अक्कर होता है तो उस वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, सो हम यहां से कह सकते हैं दिस थस द सॉल्यूशन, या फिर डायरेक्टली लेते बाय एडिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, बाय एडिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट in a solvent, its vapor pressure get lowered, its vapor pressure get lowered, कम हो गया। ठीक है, तो इसी को ओवरकम करने के लिए thus the solution has to be heated more to a higher temperature, so that its vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure,
प्रेशर। तो उसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना होता है, टेम्परेचर और ज्यादा देना होता है, यानी कि उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। और चेंजेस कैसे आया, एलिवेट हुआ। चेंजेस कैसे आए, बढ़ा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था। ठीक है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा था, दस यहां से हम कह सकते हैं द बॉइलिंग पॉइंट of a solution, the boiling point of a solution is always higher than that of pure solvent। ठीक है, तो क्या होगा, प्योर सोलवेंट से बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगा। सो लेट से यहाँ पर मैं डिनोट करती हूँ जो बॉइलिंग पॉइंट है, टी नोट से डिनोट करती हूँ। सो टी नोट मेरे पास यहाँ पर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट। और यहाँ पर मैं जो टी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ वो रिप्रेजेंट कर रही हूँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो प्योर सॉल्वेंट का कुछ बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का कुछ बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो कितना चेंज आया, मतलब जो सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था उससे कितना चेंज हुआ, किसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का। तो क्या करेंगे, ज्यादा वाली क्वांटिटी में से क्या कर देंगे, लोअर वाली कम कर देंगे। तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका था, तो यहाँ से क्या आएगा, टी माइनस टी नोट। तो माइनस करेंगे तो कितना क्या हुआ, इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। तो इसको मैं चेंज से दिखाती हूँ, चेंज क्या है आपका, डेल्टा टीबी। तो इसी को चेंज कैसा आया, बढ़ा हुआ दिखा रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। ठीक है, तो ये क्या, अब आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकल के आया। तो आपको पता है जितना लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा, जितना लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा, यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जितना कम होगा उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक बढ़ाने के लिए, दोबारा सुनिए, कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जितना कम होगा उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए हमें उतना ही टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि उसके बॉइलिंग पॉइंट में उतना ही ज्यादा क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां से मैं कह सकती हूं दैट इज डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। और यहां पर आपका जो डेल्टा पी है वो क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो क्या कहेंगे यहां से, ग्रेटर द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हाइयर इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ग्रेटर इज द वेपर प्रेशर ऑफ greater is the lowering in vapor pressure, higher is the elevation in boiling point। अब इसी इक्वेशन को क्या करती हूं मैं, राउल्ट्स लॉ से रिलेट करती हूं। सो मुझे पता है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, तो राउल्ट्स लॉ बच्चों क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, है ना, पढ़ा था हम लोगों ने। जितना ज्यादा सोल्यूट आप बढ़ाते रहेंगे सॉल्वेंट के अंदर, वेपर प्रेशर क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। याद रखिएगा कौन सा सोल्यूट की बात कर रहे हैं, हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की बात कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा आप सोल्यूट ऐड करते रहेंगे वेपर प्रेशर क्या है उतना ही ज्यादा कम होता चला जाएगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को। तो ये एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई, है ना, इक्वेशन नंबर 1। और ये क्या है मेरे पास, एक इक्वेशन ये आ गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज दैट, अगर डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टीबी एंड डेल्टा पी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी जीटा 2। सो डेल्टा टीबी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा 2। यहां से मैं कह सकती हूँ डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा 2। ठीक है, और यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए क्या करेंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। सो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के जीटा 2। तो ये के क्या है आपका, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो
तो अब क्या करेंगे, जीटा 2 मुझे पता है, जीटा 2 क्या होता है आपका N2 अपॉन में N1 प्लस में N2, ठीक है, N2 अपॉन में N1 प्लस में N2। और यहां से आपको किसकी वैल्यू पता है, N2 की वैल्यू पता है। N2 को हमने और खोला था इन टर्म्स ऑफ मॉलिकुलर मास, क्या था आपका W2 अपॉन में M2, N1 आपका क्या था W1 अपॉन में M1। तो ये जो इक्वेशंस थी जीटा 2 की जगह क्या कर दूंगी मैं यहाँ पर पुट कर दूंगी। सो डेल्टा टी भी क्या आ जाएगा आपका K, और जीटा 2 क्या है आपका, ठीक है। अब आप कैसे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, चलिए यहीं से कर लेते हैं पहले। N2 अपॉन में N1 प्लस में N2, ये आ गया हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, डाइल्यूट है, तो क्या आ जाएगा K N2 अपॉन में N1। तो डेल्टा टी भी क्या आ जाएगा आपका K, और ये वाली जो इक्वेशन वैल्यूज है N2 और N1 की मैं क्या कर दूंगी, इधर पुट कर दूंगी। क्या आ जाएगा आपके पास में बच्चों, W2 अपॉन में M2, W2 अपॉन में M2 इंटू में N1 क्या है आपका W1 अपॉन में M1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ W1 अपॉन में M1, इसको मैंने क्या कर दिया, ऊपर नीचे ऐसे लिख दिया। तो ये आ गया मेरा K W2 अपॉन M2 M अपॉन में W1। तो बच्चे एक बात बताइए आप मुझे यहाँ पर कि जो भी आप क्या लेंगे, चलो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करती हूँ। मैंने इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख दिया K, ठीक है, और ये क्या है आपका M1, K M1, ठीक है। इस M1 को मैं आगे लेकर चली गई और इनको एक साथ कर लिया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ W2 अपॉन में M2 इंटू में W1। इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी के। मैंने क्या लिखा, देखो इस इक्वेशन की मैं बात कर रही हूँ, क्या है ये W2 अपॉन में M2 एंड W1। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ इसी टर्म को रीअरेंज किया है। M1 को मैं आगे लेकर चली गई, W2 अपॉन में M2, W2 अपॉन में M2 W1 को मैंने क्या कर लिया, एक साथ लिख लिया। ये है क्या, W2 तो क्या था, W2 अपॉन में M2 क्या है, 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को, ठीक है। तो ये क्या है N2, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय क्या है W1 यहाँ पर 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्वेंट को। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास में, मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये क्या होता है, याद कीजिएगा फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये होती है आपकी मोलैलिटी। क्या है, मोलैलिटी है ये आपकी, ठीक है। और ये मोलैलिटी कब होगी, जब आप W1 को कितना कंसीडर करके चलेंगे, 1 kg कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। तो ये इसको क्या कर सकती हूँ, इस वाली इक्वेशन को क्या किससे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ मैं, M से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। क्या आ जाएगा K M1, और ये वाली पूरी टर्म आपकी क्या बन गई, मोलैलिटी बन गई। अब देखिए ये K क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, K क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। M1 क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट, M1 क्या है यहाँ पर, मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट। अब आप जो भी सोलवेंट लेंगे आपको पता तो होगा ना कि आपने कौन सा सोलवेंट लिया है, उस सोलवेंट का कोई मोलिकुलर मास होगा, कितने है ना, उसका जो मोलिकुलर, यानी कि किसी भी सोलवेंट का मोलिकुलर मास क्या होता है, वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये भी क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस ये पूरी क्या हो गई, एक कांस्टेंट वैल्यू। तो डेल्टा टी बी, इसको मैंने एक अनदर कांस्टेंट का नाम दे दिया विच इज के बी इनटू में, और ये क्या था मेरा मोलैलिटी। तो ये क्या है, मेरी इक्वेशन निकल के आई, किसके लिए निकल के आई बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो ये जो केबी है, इस केबी है, इसको हम क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और इसका एक और नाम भी है, इसको हम बोलते हैं एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। मोस्टली जो आपके क्या होते हैं न्यूमेरिकल में, ये वाला नाम ज्यादा दिया मिलता है, ठीक है। तो आपको दोनों नेम जो है लर्न होने चाहिए, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये आपका निकल के आया केबी। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे केबी को, यानी कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे। अगर हम क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन ले लेते हैं, इफ सॉल्यूशन इज 1 मोलर, यानी कि जो सॉल्यूशन है उसकी जो मोलैलिटी है वो क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो M की जगह क्या पुट करेंगे, 1। सो डेल्टा टी बी विल बी इक्वल टू
Kb। ठीक है, तो आप यहां से कह सकते हैं कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिजोल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट। क्या कहा? 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिजोल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट। अब ये है क्या? 1000 ग्राम मतलब 1 kg, यानी कि 1 मोलैलिटी की बात कर रहे हैं, 1 मोलर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज यूनिटी। ठीक है, तो अगर इसकी यूनिट की बात करूं, मैं केबी की यूनिट की बात करती हूं, तो यहीं से जो इक्वेशन नंबर 1 है, यहां से मैं क्या लिख सकती हूं? केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन में एम। ये क्या है? टेम्परेचर है। टेम्परेचर तो आपका किस में रहेगा? केल्विन में रहेगा। और क्या लिख सकती हूँ? केल्विन पर मोलल। मोलल की भी आपको क्या पता है? मोलर की क्या पता है आपको? यूनिट पता है। जैसे यहां से निकाल सकते हैं 1 मोल ऑफ सोल्यूट क्या होता है? मोल में निकालते हैं, राइट। और जो सॉल्वेंट है वो क्या है? मास है। मास किस टर्म में है आपका? केजी में है। ठीक है, तो यहां से जो यूनिट निकल के आएगी आपकी मोल की, क्या होती है? मोल पर केजी। पर ये ऑलरेडी इनवर्स में है, तो ये साइन भी क्या हो जाएंगे? इनवर्स हो जाएंगे। तो आपकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी? केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, और ये जो केबी है ये किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सोलवेंट। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है वो किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सोलवेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट यहां पर हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। तो जो हमारी इक्वेशन थी वो क्या थी? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू में एम। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। लेट अस कंसीडर क्या करेंगे? दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट। देयरफॉर W2 ग्राम ऑफ द सोल्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास M2 इज डिजोल्व्ड इन W1। ये M है ना, M क्या है? मेरा मोलैलिटी है। तो मैं मान के चलती हूं दैट इज N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आर डिजोल्व्ड इन W1 ग्राम ऑफ सोलवेंट। ठीक है, W1 ग्राम ऑफ सोलवेंट। अब यहां पर मैं कहती हूं कि जो N2 है, नंबर ऑफ मोल्स है, उसके लिए जो मैंने मास लिया था सोल्यूट का वो कितना लिया था? W2 लिया था। और उस सोल्यूट का जो मॉलिक्यूलर मास रहा होगा M2 रहा होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट। आपको पता है ये कितना लेना है मुझे? 1 kg। और यहां पर हम ग्राम में बात कर रहे हैं तो मैं क्या लिख सकती हूँ? 1000 ग्राम ऑफ दी सोलवेंट। ठीक है, तो या फिर दूसरी लैंग्वेज में कह सकती हूँ दैट इज W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ M2 डिजोल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट। ठीक है, तो अब मुझे इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस सिंपली क्या करनी है? इस वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। मुझे यहां पर क्या निकालना है? मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है बच्चों? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करना है। तो पहले तो इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे। सो डेल्टा टीबी क्या आता है मेरा? देखिए डेल्टा टीबी क्या होगा? केबी। एम की जगह पे मैं क्या पुट करूंगी? पहले तो N2 की वैल्यू, N2 क्या था मेरा? W2। ठीक है, अपॉन में क्या था? M2। ठीक है, W2 अपॉन में क्या आ गया था मेरा? M2। और क्या था मेरे पास में? अगर मैं पूरी मोलैलिटी को डिफाइन करती हूँ तो क्या होता है? N2 अपॉन में W1। मास ऑफ सोलवेंट इंटू में क्या होगा? 1000। क्यों होगा 1000? हमने पढ़ा था मोलैलिटी कैसे निकालते हैं। अगर ग्राम में दे रखा है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया। M इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? W2 अपॉन में M2 इंटू में W1 इंटू में क्या है आपका? 1000। तो ये M की जो वैल्यू है वो मुझे क्या करनी है? इधर पुट करनी है। W2 अपॉन में M2 इंटू में W1 और इधर क्या आ जाएगा आपका?
1000। मुझे क्या चाहिए, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, M2 को। तो M2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, M2 इज इक्वल टू, तो M2 यहां से कैसे फाइंड आउट करेंगे, M2 फाइंड आउट करना है तो ये इधर चला जाएगा और डेल्टा टीबी क्या आ जाएगा इधर। सो M2 विल बी इक्वल टू KB, ठीक है, राइट, W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीबी इंटू W1। तो यहां से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चे बहुत बहुत आसान है ये चीज, ठीक है। अब प्रूव करते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे हुई, तो आई डोंट थिंक कि अभी भी आपको ये चीजें समझाने की जरूरत है, ये चीजें क्लियर भी हो गई होगी। फॉर अ प्रूफ हमें ये चीज चाहिए, है ना। तो मेरे को पता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वेशन को मैं कैसे राइट करती हूँ, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KB इंटू M, ओके। तो यहां से आप कह सकते हैं दैट इज डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, एंड M क्या होता है आपका, M होता है आपका, यहां से लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो यही कहती है दैट इज योर डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आपकी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहां से हम लोगों ने ग्राफ भी देखा था इसका। तो जो ग्राफ ड्रॉ किया गया था वो किसके बीच में किया गया था, एक तो हमने क्या लिया था, वेपर प्रेशर लिया था, ठीक है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर की तो बात चल रही है कि टेम्परेचर के साथ साथ हमें क्या करना है, जो आपका सोल्यूट है, सोल्यूट आपने जो ऐड किया था सॉल्वेंट के अंदर, तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर कम हुआ था, तो हमें उसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना है ताकि वो उसका जो वेपर प्रेशर है कहाँ तक पहुंच सके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंच सके। तो बच्चे मान लीजिए कि यहाँ पर उस सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या है, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हमें ये क्या है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने मान लिया, इतना है, ठीक है। तो आपका क्या होगा कि जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट तो आपका वोलेटाइल था, तो वो क्या कर लेगा, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसने अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर लिया, गेन कर लिया, ठीक है। इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, T0 से। किसका है ये T0, आपका प्योर सॉल्वेंट का, उसका वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर पर क्या हो गया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पहुंच चुका था। लेकिन सॉल्यूशन में क्या, सॉल्यूशन को इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने के लिए कुछ टाइम लगा, यानी कि हमें कुछ टेम्परेचर और देना पड़ा। मान लीजिए कि इस टेम्परेचर, यानी कि जैसे मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, इस टेम्परेचर पर आने के बाद वो क्या हो गया, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंच गया। तो ये क्या था, आपका T था, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। तो यहाँ ये जो आपका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से जाएगा, ये रहा आपका ग्राफ, ठीक है। तो ये चीज क्लियर भी हो रही है कि जो वेपर प्रेशर है यहां से क्या है, कम है, वेपर प्रेशर क्या है, कम है, किसका, सॉल्यूशन का। ये किसका निकल के आया आपका ग्राफ, सॉल्वेंट का, और ये ग्राफ आपका किसका निकल के आया, सॉल्यूशन का। तो यहां से ये चीज निकल के आई कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या है, कम है, और टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। यहां पर वेपर प्रेशर क्या है, सॉल्वेंट का ज्यादा है ना, उस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर क्या है, सॉल्वेंट का ज्यादा है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, कम है। तो ये जो डिफरेंस है यही क्या है आपका डेल्टा टीबी, यही क्या है बच्चे आपका डेल्टा टीबी, और इसी को आप क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। गॉट इट। इसी में एक क्लास इक्वेशन और आती है कि कई बार क्वेश्चंस सॉल्व करवाते वक्त हमसे पूछ लिया जाता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट हम लोगों ने निकाला था, ये रहा मेरे पास फॉर्मूला, लेकिन कई बार एंथैल्पी की फॉर्म में पूछ लेता है, ठीक है। तो एंथैल्पी की फॉर्म में हम निकालना सीखते हैं। चलो केबी की वैल्यू देखते हैं। तो जो हमारे पास केबी होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, वो क्या होता है आपका RT0 स्क्वायर अपॉन 1000 ऑफ LV। ये एक फॉर्मूला है हमारे पास में, 1000 ऑफ LV। और यहां पर जो आपका LV है वो क्या है, लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट है किसकी, ऑफ
वेपोराइजेशन की। ठीक है, तो जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है वो इक्वल होता है किसके, डेल्टा वेपोराइजेशन की चेंज इन एंथैल्पी अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट के लिए ही बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो यहां से आपके पास केबी क्या हो जाएगा, आर टी नोट स्क्वायर अपॉन में 1000। तो एलवी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में M1, और जो आपका डेल्टा एच है वो कहाँ चला जाए, सॉरी जो डेल्टा एच है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे, है ना, और जो M1 है वो क्या चला जाएगा, ऊपर। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या आ जाएगा, आर टी नोट स्क्वायर अपॉन में 1000 इंटू में M1 अपॉन में चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो यहां से भी आप क्या कर सकते हैं, जो है आप केबी की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर आपको पता ही है क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये था आपका किसके बारे में, मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अब हम कुछ क्वेश्चंस हैं डिस्कस करेंगे विद अकॉर्डिंग टू दिस। देखिए बच्चों, यहाँ पर मेरे पास क्या है, दो न्यूमेरिकल है इसी टॉपिक से रिलेटेड, विच इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, obtained by dissolving 0.520 gram of glucose in 80.2 gram of water। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों से पूछ रहा है, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपसे जानना चाह रहा है। ठीक है, किसका बॉइलिंग पॉइंट जानना चाह रहा है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जानना चाह रहा है। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि टी जानना चाह रहा है ना। तो आप लोगों ने देखा था कि जो डेल्टा टी भी होता है वो किसके इक्वल क्या आया था आपका, टी माइनस टी नोट आया था, है ना, क्या आया था, टी माइनस टी नोट। और ये तो क्या था आपका एलिवेशन, यानी कि जो चेंज आया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और टी नोट क्या था आपका, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना। और टी आपके पास यहां पर क्या था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और यही पूछ रहा है, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 0.520 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी कि मास दिया है इसने हमें किसका, ग्लूकोज का। तो W, अब ग्लूकोज क्या है यहाँ पर आपका सोल्यूट, सो W2 हमारे पास क्या है 0.520 ग्राम। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलर मास होता है किसका, ग्लूकोज का, वो कितना होता है बच्चों, 180। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 180 होता है। कहता है इन 80.2 ग्राम ऑफ वाटर, यहां पर इसने क्या दिया है, मुझे मास ऑफ वाटर दिया है, दैट इज W1 प्रोवाइड किया है। कितना है बच्चों, 80.2 ग्राम, 80.2 ग्राम। और साथ में ही हमें पता है जो मॉलिक्यूलर मास होता है वाटर का वो कितना होता है, 18, है ना, कितना होता है, 18 होता है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो उसके लिए मुझे अगर, और डेल्टा टी नोट यहाँ पर क्या है, सोलवेंट, सोलवेंट क्या है आपके पास में, वाटर। तो आपको तो पता ही है वाटर कितने पे बॉइल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता है, राइट। तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट मेरे पास है। अगर मैं इसका निकालूं, मुझे इसका ही बॉइलिंग पॉइंट पता चल जाए, तो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से मैं इसका बॉइलिंग पॉइंट इजिली निकाल सकती हूँ। तो मेरे पास ये वैल्यूज गिवन है। तो एज वी नो डेल्टा टीवी हमारे पास क्या होता है, जो हमने क्या निकाला था, रिजल्ट निकाला था, उस रिजल्ट से याद कीजिए कि जो डेल्टा टीवी होता है वो क्या होता है हमारा, केबी इंटू में W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन में W1। ठीक है, देखो ये हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, केबी जो है किसके इक्वल होता है, बस हमने क्या कर दिया था, इसको रिवर्स कर दिया था। सो डेल्टा टीबी किसके इक्वल होता है, केबी इंटू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन में W1। और ये सारी की सारी क्वांटिटीज क्या है हमारे पास मौजूद है। तो बस क्या करना है, सिंपली वैल्यू पुट करनी है। सो डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू, क्या उसे मुझे केबी दिया हुआ है, ठीक है, इसे दिया हुआ है केबी फॉर वाटर कितना होता है आपका 0.52 केल्विन पर मोलर। तो बस इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 0.52। W2 मुझे पता है कितना है 0.52
0, M2 मुझे गिवन है कितना है, वन पता है 180 है, इनटू में 1000, W1 80.2। तो ये सारी वैल्यूज बच्चों मेरे पास यहां से निकल के आई, और जब मैं इन इक्वेशन को क्या करती हूँ, सिंप्लीफाई करती हूँ, देन वी विल गेट दैट इज डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू 0.0187। ठीक है, तो ये क्या निकल के आया आपके पास में, चेंज इन टेम्परेचर, एक तरीके से ये कहेंगे चेंज इन या फिर एलिवेशन, कितना इंक्रीज हुआ किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। तो यहां से मुझे पता है दैट इज डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टी माइनस टी नोट, मुझे चाहिए टी, तो टी क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, डेल्टा टीबी प्लस में टी नोट, डेल्टा टीबी प्लस में टी नोट, वैल्यू आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो डेल्टा टीबी कितना है 0.0187, और आपका जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 373 केल्विन। तो टेम्परेचर बॉइलिंग क्या पूछा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपके पास में 373.0187 केल्विन। तो बहुत इजी था ये क्वेश्चन। अगर आपको बच्चे ये फॉर्मूले लर्न है, मैं आपसे बार बार ये कहूंगी कि ये जो फॉर्मूला है आपके, ठीक है, जो चाहे डेल्टा टीवी की फॉर्म में निकल के आ रहा है, मोलिकुलर मास की फॉर्म में निकल के आ रहा है, ठीक है, या फिर आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के केस में आपने जो फॉर्मूला पढ़े, वो फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। ठीक है, वो फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से लर्न है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल बड़े ही इजिली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बॉइल्स एट 373.01 केल्विन। ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है, और उस सॉल्यूशन को इसने कहा कि वो बॉइल होता है 373.01 केल्विन पे, यानी कि इसने टी दिया है। टी क्या है आपके पास में, सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, टी हमारे पास यहाँ इसने मुझे क्या दिया हुआ है, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज 373.01 केल्विन। ठीक है, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज, तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, ये क्या था मेरे पास, केबी कितना है 0.5 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, उसके बाद में हमें मुझे क्या दिया हुआ है, पूछता क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ वाटर। व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये मुझसे पूछता है कितने नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो है वो सॉल्यूशन के अंदर है, किसमें 100 ग्राम ऑफ वाटर, जिसमें क्या है W1 कितना है आपके पास में 100 ग्राम है। बच्चे ध्यान से देखना, ये मुझसे नंबर ऑफ ग्लूकोज ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो फिर मुझे यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, किसके, ग्लूकोज के। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या है, मुझे पता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। अब डेल्टा टीबी क्या होगा, टी मेरे पास है, अब सोलवेंट क्या लिया है, ऑफकोर्स इसने सोलवेंट क्या लिया, वाटर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 373 केल्विन। तो आपका जो डेल्टा टीबी होगा वो क्या होगा, क्या होता है आपका टी माइनस टी नोट। सो डेल्टा टीबी क्या आ जाएगा 373.01 माइनस 373। सो डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू 0.01 केल्विन। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा 0.01 इज इक्वल टू केबी की वैल्यू इसने मुझे दे रखी है 0.5 इनटू में क्या आ गया m। तो जो मोलैलिटी मेरे यहाँ से मेरे क्या निकल के आई है, मोलैलिटी कितनी निकल के आ गई यहाँ पर 0.01 अपॉन 0.5 दैट इज 0.02 मोलैलिटी। अब बच्चों मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो मैं कहूंगी कि 0.02 ग्राम, ध्यान से सुना, 0.02 ग्राम जो मोल्स है मेरे वो प्रेजेंट है 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, लेकिन यहां पर इसने वाटर कितना दे रखा है मुझे 100 ग्राम। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ दैट इज 1000 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन 0.02 मोल्स, राइट,
0.02 मोल्स। तो 100 ग्राम ऑफ वाटर कितना करेगा, वो करेगा 0. इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आएगा 0.02 मोल। तो ये तो मेरे पास क्या निकल के आए हैं, मोल निकल के आए हैं। और ये मोल किसके हैं, मेरे पास में ग्लूकोज के मोल्स है। लेकिन यहाँ पर मुझसे ये मोल नहीं पूछ रहा है, ये मुझसे पूछ रहा है नंबर ऑफ ग्लूकोज मोलिक्यूल्स। तो मुझे पता है कि एक मोल में कितने मोलिक्यूल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स कितने हैं मेरे पास, इतने। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज विल बी 6.022 इंटू 10⁻23 1 में होते हैं, तो 0.002 में कितने हो जाएंगे। सो योर आंसर विल बी, आंसर इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका आता है 1.204 इंटू 10⁻21। कितना आंसर आया आपका, 1.204 इंटू 10⁻21। इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे 100 ग्राम ऑफ वाटर में व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज 373.01 केल्विन एंड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज 0.5 केल्विन पर केजी पर मोल। ठीक है, तो बच्चे बहुत इजी से, अगर आपको देखिए फॉर्मूला पता है, थोड़ा बहुत आपको लिंक पता है, तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन को इजी बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको इन न्यूमेरिकल्स की बार बार क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अब इसके बाद भी हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। और जो नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।